morning friends. I am Sameer Avasthi, Associate Professor in Babu Banarsidas Engineering College, Department of Computer Science. Today I am going to teach you Object Oriented System Design, and my topic is Basic Structural Modeling, Classes Relationship, Common Mechanism and Diagrams. First of all, what is Basic Structural Engineering? स्ट्रक्चरल मॉडलिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूएमएल मॉडल. डिफरेंट डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूएमएल मॉडलिंग. देयर आर 3 important types of UML modeling. First of main modeling technique is structural modeling, then behavioral modeling and then architectural modeling. And in this video today I am going to teach you the structural modeling technique. This is structural modeling, main features of structural modeling. Structural modeling capture the what is basically the structural modeling capture the static feature of a system. जो स्टैटिक पार्ट होता है सिस्टम का वो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में कवर किया जाता है, और जो डायनेमिक पोर्शन है उसकी यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में कोई भी बात नहीं हो रही है. बेसिकली हम यहाँ पे डील करते हैं स्टैटिक फीचर से. एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग दीज थिंग्स. फर्स्ट इज द क्लासेस डायग्राम, अदर वन इज द ऑब्जेक्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, composite structural diagram and component diagram. These are the basic diagram, basic features of structural modeling technique. Now structural modeling. Structural model represent the framework for the system, and this framework is the place where all the component exist. एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में, और ये फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे सारे कंपोनेंट हमारे एक साथ रखे जाते हैं. हैंस द क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, ये सारे जितने भी डायग्राम हैं, क्लास डायग्राम बेसिकली, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, ये सब स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का पार्ट है. एंड दे ऑल रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स and the mechanism to assemble them. Now structural model never describe the dynamic behavior of the system. Class diagram is the most widely used structural modeling diagram. जैसा आपसे बताया, structural modeling केवल सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करता है, स्टैटिक बिहेवियर, स्टैटिक डायग्राम को शो करता है. तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में कोई भी डायनेमिक बिहेवियर होगा सिस्टम का, उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नेवर. Now moving toward the next, what is in structural modeling? There are several things that consist of with the help of structural modeling we use these structural things like graphical notation. Graphical notations used in structural things are most widely used in UML, and following are the list of structural things like in this video, in this we going to explain these things: classes, object, interface, collaboration, use case, active classes and component and nodes. One by one we explain all these component. First of all the class notation. क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास को डिफाइन करने के लिए UML में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? UML फीचर में क्लास को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम डिनोट करेंगे. वी कैन एक्सप्लेन हियर, दिस इज ए बॉक्स इन विच वी कैन रिप्रेजेंट अ क्लास. नाउ UML डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में क्लास को नोटेशन करने के लिए डिफरेंट डायग्राम शो के थ्रू हम इसको बनाते हैं. तो क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके से डिफाइन किया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट है. इन दिस द टॉप सेक्शन, इसको अगर इस बॉक्स को मैं डिवाइड कर दूं डिफरेंट सेक्शंस में, दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस. तो दिस टॉप सेक्शन डिफाइन फॉर द यूज फॉर द नेम ऑफ द क्लास. यहाँ पे जो भी मैं क्लास बनाऊंगा उसका नेम इस टॉप सेक्शन में मैं लिखूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करता हूँ मैंने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की. स्टूडेंट क्लास का नाम स्टूडेंट में इस टॉप सेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये क्या हो गया, ये हो गया इस क्लास का नाम. इस क्लास का नाम है स्टूडेंट. नाउ सेकंड बॉक्स, दिस बॉक्स, सेकंड बॉक्स
इज यूज टू शो द एट्रीब्यूट। अब इस स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं ये कैसे पता लगेगा आपको, वो इस सेकंड बॉक्स में मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा। नाउ द थर्ड सेक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द क्लास। जो ये थर्ड सेक्शन है दिस, यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेशंस। जो भी इस स्टूडेंट क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इस क्लास में आए, इस सेक्शन में आएगा, थर्ड सेक्शन में। अब यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड हो गई, ये रिक्वायरमेंट है, आपको इतना बनाना ही होगा। अदरवाइज एक अगर कुछ ऑप्शनल चीज़ें आ जाती हैं जो आप बाद में यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसी बॉक्स में एक अलग से सेक्शन बना सकते हैं। दिस इज नॉट मैंडेटरी। फोर्थ सेक्शन, तो यहाँ पे फोर्थ सेक्शन इज ऑप्शनल सेक्शन। यहाँ पे अगर कभी आपको क्लास में कुछ भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ जाता, एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाता है, उसको शो करना है, एडिशनल फीचर्स हैं उसको बताना है, तो यहाँ पे आप इस फोर्थ को भी ले सकते हैं, फोर्थ सेक्शन को भी ले सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द UML क्लास डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड है सारा जितना भी हम स्ट्रक्चरल बिहेवियर अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक क्लास डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया है। सपोज दिस इज द अपर मोस्ट, टॉप मोस्ट फीचर, टॉप मोस्ट सेक्शन एंड यूज फॉर नेम ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, नेम ऑफ द क्लास। अच्छा, एट्रीब्यूट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट में जो पब्लिक विजिबिलिटी मोड होता है वो 3 टाइप के मोड होते हैं जैसा आपको पता है। फर्स्ट इज द पब्लिक, देन प्रोटेक्टेड एंड थर्ड वन इज द प्राइवेट मोड। तो ये जो एट्रीब्यूट सेक्शन आया है, इस एट्रीब्यूट सेक्शन को हम यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट तीनों मोड में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सपोज करते हैं स्टूडेंट का कोई नाम होगा, स्टूडेंट का क्या नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टूडेंट का नाम दिया। रोल नंबर ऑलवेज बी एन इंटीजर क्वांटिटी, रोल नंबर हमेशा एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने रोल नंबर को यहाँ पे इंटीजर किया एंड देन रोल नंबर इज ए प्रोटेक्टेड। इसको मैंने क्या विजिबिलिटी मोड में इसको क्या रखा मैंने, इट इज प्रोटेक्टेड, रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं हम। और प्राइवेट, दिस इज द किस सेक्शन को बिलोंग कर रहा है, दिस इज ऑल अगेन है स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने इसका विजिबिलिटी मोड क्या रखा, प्राइवेट। तो एट्रीब्यूट क्लास के जब भी आप डिफाइन करेंगे, तो एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का भी यहाँ पे आपको देखना है कि विजिबिलिटी मोड कौन सा आप दे रहे हैं इस एट्रीब्यूट के लिए। एंड थर्ड अगेन इज दिस सेकेंड थर्ड ऑप्शन फॉर थर्ड कॉलम, थर्ड सेक्शन फॉर ऑपरेशंस। यहाँ पे किसी मेरी क्लास में मैंने ये 4 ऑपरेशंस लिए हैं, 4 फंक्शंस लिए हैं। फर्स्ट फंक्शन इज द डिस्प्ले, सेकंड इज द ऐड, देन डिलीट, एडिट, व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन लिया है, जो भी स्टूडेंट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए। ऐड फंक्शन लिया है, एडिट फंक्शन लिया है, डिलीट फंक्शन लिया है। दीज आर द ऑपरेशंस। अगेन जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या आप यूज़ करोगे, ये मेन बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक क्लास का जो आप बताते हो कि ये क्लास का UML डायग्राम है, तो ये आपको कंपलसरी फील्ड में आता है, इतना आपको शो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू शो दिस। कुछ पोर्शन जो है, ये सेक्शन जो है ये ऑप्शनल फील्ड है, दिस इज ऑप्शनल। यहाँ पे अगर कोई भी, अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे ऑप्शनल कुछ आपको ऐड करना पड़े, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं ऑप्शनल को। दिस इज नोन एज द एक्स्ट्रा कंपोनेंट, एक्स्ट्रा कंपोनेंट है ये। क्लासेज आर यूज टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, एज यू नो क्लासेज are used to represent an object, and object can be anything having properties and responsibility। तो पहले हम क्लास बनाएंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को क्रिएट करेंगे और क्लास के बाद उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड दैट इंस्टेंस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो क्लास का ये बेसिक डायग्राम है। इसमें ये फीचर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो फर्दर आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट होगा तभी आप UML डायग्राम में इसको शो करेंगे। नाउ गोइंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको प्रीवियस अपने स्लाइड में अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोलें तो इट्स द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। कोई भी क्लास है उसकी एक इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड in the same way as the class, the only difference is the name which is underlined. देखिए ऑब्जेक्ट में क्या नाम है, ये नाम मैंने क्लास में कैसे लिखा था, इट इज इन द क्लास डायग्राम, क्लास यूएमएल डायग्राम, इसको मैंने कैसे लिखा था, ये यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये अंडरलाइन का डिफरेंस है। अगर ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो क्लास में तो आपको एक अंडरलाइन के थ्रू शो करना पड़ेगा, बाकी इसमें और कोई भी डिफरेंस नहीं आता। As the object is an actual implementation of a class which is known as the instance of the class. Hence, it is the same usage as the class. जो ऑब्जेक्ट होता क्या है, बेसिकली इंस्टेंस होता है, तो बाकी सारे यूजेज तो सेम रहेंगे। अब मैं एक लाइव एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज करिए एक इंस्टेंस, एक क्लास मैंने क्रिएट की, दैट क्लास इज द पर्सन क्लास। पर्सन क्लास में कई सारे कुछ भी आ सकता है, डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। अब मैं जब इसका एक डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, सपोज राम इज ए पर्सन एंड अदर पर्सन इज द मोहन इज ए पर्सन, तो दो मैंने एक पर्सन क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। दिस इज ए पर्सन क्लास। पर्सन क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द, इसके मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फर्स्ट इज द राम एंड सेकेंड इज द मोहन। ये दो इसके मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो पर्सन क्लास है, ये राम क्लास, राम इसका एक ऑब्जेक्ट है, मोहन इसका ऑब्जेक्ट है। इनके नाम मैंने इस तरीके से मैंने डिफाइन करने हैं। ऑब्जेक्ट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया, इस तरीके से डिफाइन कर दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने कैसे डिफाइन किया, यूएमएल अगर मैं पिक्टोरियल व्यू में बना रहा हूँ तो दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट इस तरीके से डिफाइन कर दिया, दिस, अलग अलग डिफाइन कर दिए। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी एक क्लास है क्योंकि ये किसका, पर्सन क्लास का एक इंस्टेंस है, पर्सन क्लास का एक इंस्टेंस है। डिफरेंस कितना क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अंडरलाइन का डिफरेंस है कि अंडरलाइन क्या शो कर रहा है, अंडरलाइन शो कर रहा है दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है किसका, पर्सन क्लास का। अगेन मोहन इज एन ऑब्जेक्ट। बाकी सारे फीचर्स इसमें कैसे रहेंगे, बाकी पर्सन क्लास में मेरे पास क्या है, पर्सन क्लास में नेम है, रोल नंबर है, सेक्शन है, तो बाकी इसके इस फील्ड में जो भी मैं एट्रीब्यूट रखूँगा वो इस फील्ड में रखूँगा एट्रीब्यूट, एंड जो भी मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा वो इस फील्ड में ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो बेसिक डिफरेंस ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच का जो है, अगर मैं यूएमएल डायग्राम के थ्रू इसको शो कर रहा हूँ तो दिस अंडरलाइन, बाकी सारे फीचर्स क्या होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एक इम्पॉर्टेंट इसमें फीचर है मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेमोरी कब क्रिएट होगी, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तब मेमोरी क्रिएट होगी, अदरवाइज क्लास बनाते समय कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है। मेमोरी कब एलोकेट कर रही है, जब उस क्लास का पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। नाउ गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, इंटरफेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इंटरफेस नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं इंटरफेस को, इंटरफेस को एक इस तरीके से हम शो करेंगे सर्किल के फॉर्म में। इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल, इट हैज़ अ नेम विच इज जनरली रिटन बिलो द सर्किल। इसका नाम होगा इंटरफेस का, जो जैसे मैंने एक इंटरफेस इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया, दिस इज अ सर्किल, और इसका नाम जो है, इसका नेम मैंने यहाँ पे इंटरफेस के नीचे इसके नेम से इसको शो कर रखा है। इस इंटरफेस का नाम क्या है, स्टूडेंट एप्लीकेशन, दिस इज द नेम ऑफ दिस इंटरफेस। इट हैज़ ए नेम विच इज जनरली रिटन बिलो द सर्किल। इंटरफेस इज यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट where you can define different functions, not the implementation. When a class implement the interface, it also implement the functionality as per requirement. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, ये है कि जब भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, इंटरफेस को यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करता है विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताता है हमको।
और जब भी ये कैसे वर्क करता है, ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है इंटरफेस। टेम्पलेट की तरह वर्क कैसे करने का मतलब क्या हुआ, व्हेन ये just like different function, it describe different function but not exactly give the implementation detail, implementation detail को नहीं बताता और बाकी आपको एक टेम्पलेट की तरह बिहेवियर करता है। दिस इज नोन एज द इंटरफेस। कोलैबोरेशन नोटेशन, नेक्स्ट इज द कोलैबोरेशन नोटेशन। अब कोलैबोरेशन नोटेशन में क्या हो गया, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड एलिप्स। अभी हमने सर्कल के थ्रू उसको डिनोट किया था, अब यहाँ पे कोलैबोरेशन नोटेशन को हम कहते हैं ये डॉटेड सर्कल है, दिस इज द डॉटेड सर्कल। डॉटेड सर्कल से हम कोलैबोरेशन को डिफाइन करते हैं, दिस इज द डॉटेड पोर्शन एंड इट हैज़ ए नेम रिटन इनसाइड द एलिप्स। अब यहाँ कोलैबोरेशन का नाम कहाँ पे रखा गया है, इसके अंदर। ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द नेम ऑफ दिस कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन अ ग्रुप। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक ग्रुप में होंगी और उसको हम यहाँ पे शो करेंगे इसके अंदर डॉटेड फॉर्म में। नाउ मूविंग टुवर्ड द यूज केस नोटेशन। यूज केस इज रिप्रेजेंटेड एज एन एलिप्स। वहाँ पे क्या था, कोलैबोरेशन डॉटेड एलिप्स था, इधर क्या है यूज केस। यूज केस इज रिप्रेजेंटेड एज एन एलिप्स विद द नेम इनसाइड इट। इट में कंटेन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे जब भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो गई तो हम यूज केस नोटेशन करेंगे। यूज केस इज यूज्ड टू कैप्चर हाई लेवल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। कैसे, किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, ये इसका नाम को कहाँ पे लिखा, इस एलिप्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक बनाया मैंने रजिस्टर स्टूडेंट, एडिशनल कंपोनेंट कैन बी यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन। रजिस्टर स्टूडेंट इज एन एडिशनल कंपोनेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो यूज केस नोटेशन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। देन एक्टर। एक्टर क्या है और कैसे, बेसिकली एक्टर कैन बी डिफाइन एज सम इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटी दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। अब डेटा फ्लो डायग्राम, जब आपने पूरा यूएमएल डायग्राम बनाया है, यूएमएल डायग्राम बनाते समय जो डेटा फ्लो होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो डेटा फ्लो को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक नोटेशन प्रोवाइड किया गया, इसका नाम है एक्टर नोटेशन। एक्टर साइन के थ्रू, इसके थ्रू आप बताओगे कि किस फॉर्म में जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, एंटिटी कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। एंड एक्टर कैन बी डिफाइंड एज सम इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटी that interact with the system. Internal external entity that interact with the system are known as the actor, और उसको एक्टर नोटेशन के थ्रू हम इस सिंबल के थ्रू डिनोट करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, स्टेट नोटेशन। अब आपको बताना होगा कि आप इनिशियल स्टेट आपकी ये है, फाइनल स्टेट ये है, बीच में आपको एंटिटी आप जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बिहेव, किस तरीके से बताओगे इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। तो इनिशियल स्टेट इज डिफाइंड टू शो द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। इनिशियल स्टेट जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इनिशियल स्टेट में होगा। तो इनिशियल स्टेट के लिए, स्टार्टिंग के लिए आप कहाँ पे, इधर आओगे इनिशियल स्टेट पे, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, और ये फाइनल स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे, फाइनल स्टेट को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, डार्क सर्कल के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सिंबल होगा और इनिशियल स्टेट में केवल एक डार्क सर्कल होगा। नाउ फाइनल स्टेट इज यूज्ड टू शो द एंड ऑफ द प्रोसेस। इनिशियल स्टेट से स्टार्टिंग प्रोसेस पता लगेगा, फाइनल स्टेट से एंड प्रोसेस पता लगेगा। दीज नोटेशन आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द डायग्राम टू डिस्क्राइब द एंड एंड द स्टार्ट ऑफ द सिस्टम। component notation. Component notation. Component in UML is shown in the following figure. This is the component notation and with a name inside it. अब इसका भी नाम जो है वो इसके अंदर ही हमने रखा हुआ है। सपोज ये component क्या है, इंस्टीट्यूशन का component है। Additional element can be added wherever required. जो भी एडिशनल एलिमेंट हैं वो इसके अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो ये कंपोनेंट, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कंपोनेंट को। नाउ मूविंग टुवर्ड द नोड। नोड क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नोड। नोड इन यूएमएल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर बॉक्स।
एंड विद अ नेम, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर इस नोड का नाम रखा जाएगा एंड नोड रिप्रेजेंट द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। जो फिजिकल कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे नोड का यूज करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें हुई। क्लास डायग्राम कैसे बनता है, यूएमएल डायग्राम में क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्लास डायग्राम को एक क्लास को डिफाइन करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्लास बनाया है मैंने और उस क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई क्लास, दिस इज एन क्लास एग्जाम्पल। टू क्रिएट अ क्लास यूज़ द क्लास कीवर्ड। ये कीवर्ड है जिसका मुझे यूज करना है, इस क्लास कीवर्ड का यूज करना है। ये क्रिएट ए क्लास, कौन सी क्लास है, माई क्लास। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने सबसे पहले माई क्लास नाम की एक क्लास बनानी है। तो आप कीवर्ड यूज करोगे क्लास नेम, दिस इज क्लास नेम इज द माई क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ क्लास, ये इसका नाम हो गया। इसके अंदर आप एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे। एट्रीब्यूट, ये हो गई क्लास, हो गई माई क्लास इज द क्लास। इसके अंदर आप एट्रीब्यूट बताओगे। अगेन एक्सेस स्पेसिफायर प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस क्रिएशन ऑफ ए क्लास। एक्सेस नोटिफायर मीन्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, किस टाइप से आप उसको डिफाइन कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सेस नोटिफायर पब्लिक के अंदर ये एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। इसके अंदर मैंने एक इन टाइप का एक वेरिएबल लिया माई नम। नाउ इस अगेन एट्रीब्यूट मैंने एक और लिया स्ट्रिंग, ये इंटीजर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, माई स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। दो वेरिएबल मैंने ले लिए इंटीजर टाइप के और स्ट्रिंग टाइप के। तो बेसिकली कोई भी क्लास हो आपको उसको क्लास कीवर्ड यूज़ करना है और उसका नाम देना है। उसके बाद उसके अंदर आपको वेरिएबल रखने, वेरिएबल डिफाइन करोगे। वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले आपको ये बताना होगा एक्सेस स्पेसिफायर कौन से यूज़ कर रहे हैं आप। आपने क्लास, आपकी क्लास बनके तैयार हो गई। अब वो क्लास क्या है, माई क्लास। यहाँ पे ये माई क्लास बनके तैयार हुई। अगेन आपने जब भी क्लास बनानी है तो क्लास बनाने के बाद कोई भी मेमोरी के टर्म्स में अगर आपसे पूछता है तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेमोरी एलोकेट हो गई। मेमोरी तो एलोकेट अभी हुई नहीं। मेमोरी एलोकेट कब होगी, जब मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा, जब मैं इसका क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तब मेमोरी एलोकेट होगी। अब देखते हैं मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब मैं इस क्लास का एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मेन फंक्शन तो होता ही है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने माई क्लास क्या था, क्लास का नाम था। माई क्लास के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड दैट ऑब्जेक्ट इज द माई ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास इज द फंक्शन और माई क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास। और माई क्लास के नेम ऑफ द क्लास के अंदर मैंने माई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स उस क्लास का एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, तो क्या है, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेमोरी एलोकेट हो रही है सिस्टम में। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई, एक्सेस एट्रीब्यूट एंड सेट वैल्यू जो है वो सेट करी जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एट्रीब्यूट और वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम इक्वल टू 15, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग इक्वल टू सम टेक्स्ट। क्या ये मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली देखिए मैंने जो ये क्लास बनाई थी, इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए थे। फर्स्ट वेरिएबल इज द माई नम एंड सेकेंड वेरिएबल इज द माई स्ट्रिंग। इन दोनों वेरिएबल के अंदर मैंने जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके थ्रू मैं इसमें वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अब देखिए सेट वैल्यू सेट करने के लिए मैंने क्या काम किया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसके वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट कराई। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम इक्वल टू 15, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग इक्वल टू सम टेक्स्ट, कोई भी इसका नाम हम उस स्ट्रिंग में दे सकते हैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रिंट एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैंने माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम, ये मैं इस एक पहला सी आउट करा लिया, सी आउट एंड अगेन सेकेंड सी आउट, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग। ये दो जो वेरिएबल जो मैंने गिवन इसमें प्रोवाइड कराए थे उनकी वैल्यू जो है
मैंने इसमें रिटर्न करा लूँगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि क्लास, ये तो आपने UML के थ्रू तो आप देखोगे ही कि किस तरीके से बन रही है, लेकिन जब आप कोडिंग करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में, जब आप कोड करोगे तो कोड करके कैसे आप क्लास को दिखा सकते हो, वो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको समझाया अभी। बाकी सारे नोटेशन तो आप कंपोनेंट का नोटेशन है, स्टेट नोटेशन है, एक्टर नोटेशन है, इनका तो आपको यूज़ करना ही करना है। ऑब्जेक्ट और क्लास का ये UML डायग्राम है। बेसिकली जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले UML डायग्राम ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, पिक्टोरियल व्यू में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपने पिक्टोरियल व्यू में रिप्रेजेंटेशन देखा और फाइनल देखा कि किस तरीके से कोडिंग का पार्ट आप कैसे हैंडल करते हो। तो एक बार जब ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो जाता है, फर्स्ट जैसे ही ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपको दिस पिक्टोरियल व्यू, इस पे कंसंट्रेट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में। एक बार आपके अंदर ब्लूप्रिंट, आपने माइंड में ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, उसके बाद उसको जस्ट कोडिंग करनी है। तो कोड आप कर सकते हो, बहुत ईजिली कोड हो जाएगा। सबसे यहाँ पे जिस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने नाम रखा था, इसके स्पेसिफायर कौन से मैं इसमें वेरिएबल अपने जो यूज़ करूँगा, जो मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, वो कब मैं पब्लिक लेता हूँ, कब प्रोटेक्टेड लेता हूँ, कब प्राइवेट लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई। फाइनली जब आप उसको कोड करोगे, जब आप क्लास को कोड करोगे तो आप क्लास को इस तरीके से कोड कर लो जैसे अभी आपको समझाया। तो UML डायग्राम पिक्टोरियल व्यू में बताना है, फिर आपको क्लास कोड करके दिखाना है। एंड दैट्स दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट उसका कैसे क्रिएट करते हैं। रेफरेंसेज, दीज आर द रेफरेंसेज फॉर योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, जेम्स रैम्बॉग। थैंक यू।